राजस्थान में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आरक्षण की लॉटरी के साथ ही सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त तो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। बीजेपी अपने सरकार के कामकाज के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस युवाओं को साधने की रणनीति के साथ। लेकिन असली सवाल सिर्फ युवा बनाव अनुभवी का नहीं है, सवाल जातीय समीकरण का भी है, सवाल स्थलीय मुद्दों का भी है और सवाल उन नाराज दावेदारों का भी है जिन्हें टिकट नहीं मिला तो क्या वे भीतरघात करेंगे। एक बड़ा सवाल, क्योंकि निकाय चुनाव सिर्फ नगरीय निकायों की सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि 2028 की विधानसभा से पहले सियासी ताकत का एक बड़ा टेस्ट भी माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, स्थानीय मुद्दों पर जनता का भरोसा किसे मिलेगा और 2028 की जमीन पर बढ़त कौन बनाएगा। और आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चर्चा की जाएगी। एक बार पुनः आपका स्वागत। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ मैं उनका कर रहा हूं। मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में और भी मेहमान जुड़ेंगे, क्रमशः मैं उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा। जिस तरह से सुभाष जी, अब आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी। सबसे पहले तो किस तरह से देख रहे हैं, अब कितना बहुत कम समय शेष रह गया है और चुनावी दलों के सामने बड़ी चुनौती क्या है, जो राजनीतिक दल है उनके सामने? जी देखिए, चुनाव प्रक्रिया का जो मसला है वो शुरू हो चुका है और ये जो एक वैधानिक हमारे यहाँ परंपरा है, वैधानिक जो प्रक्रिया है वो एक तरह से आज उसका शंखनाद हो गया है। ये तो है एक प्रशासनिक मामला जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है और गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो चुनाव जब होने हैं तो उसमें आचार संहिता भी लागू होती है और चुनाव आयोग के हाथ में सारा सिस्टम चला जाता है। तो ये तो एक रही प्रशासनिक फैसले की बात और एक परंपरा की बात। लेकिन जहां तक सवाल पॉलिटिकल पार्टीज का है, जहां तक सवाल चुनाव के असर का है, चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सन 52 से हम देखते आ रहे हैं। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि चुनाव होता है उससे पहले हमारे यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा वातावरण बनता है कि पता नहीं इस चुनाव के बाद क्या हो जाएगा, हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम हमारे यहाँ बन चुका है कि हमारे यहाँ जो वादे हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ये अंग्रेजों के जमाने से ही चल रहे हैं। अंग्रेज के जमाने में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद बहुत सारे शहरों में ये दिक्कत आई कि लोगों ने ट्रेन की टिकट देना बंद कर दिया, बस की टिकट देना बंद कर दिया। और जब टिकट चेकर ने कहा कि भाई किराया तो दो आप, तो उन्होंने कहा कि अब काय का किराया, अब तो आजाद हो गए हम लोग। तो सरकारों से बहुत उम्मीदें लगाने जाने की जो हमारी परिपाटी है वो सरकारों को माई बाप समझा जाने लग गया है असल में। जबकि अंग्रेज तक तो ठीक था, अंग्रेज के जाने के बाद इसमें परिवर्तन आना चाहिए था कि सरकार माई बाप नहीं होती है, सरकार चलाना देश की जनता का कर्तव्य है। देश की जनता सरकार चलाए, न कि सरकार जनता को चलाए। ये उलटबांसी खेल हो गया है और उलटबांसी खेल यहाँ इसलिए उल्लेखनीय है कि जनता हमेशा प्रजा की तरह से सरकारों की तरफ से अपने माई बाप की तरफ देखने लग जाती है कि हमारे माई बाप पता नहीं हमारा क्या भला करेंगे। ये आप देखिए जरा 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी तक तो पूरे विश्व में एक वातावरण ऐसा ही था कि राजा की तरफ ही देखा जाता था और वो प्रजा ही रहती थी, क्योंकि राजा को एब्सोल्यूट पावर होता था। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब आप जनतंत्र की बात करते हैं और चुनाव की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे यहाँ सरकारों के पास एब्सोल्यूट पावर है और चूंकि हम एक राजतांत्रिक व्यवस्था से निकले लेकिन उस व्यवस्था को हमने चेंज नहीं किया और जो कानून थे वो जनता का शोषण करने के लिए थे, उन कानूनों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। एक तरह का संविधान जो है उसको भी हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर सुभाष जी, बदलाव अब भी बहुत दूर है, बदलाव की सिर्फ बात हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक बात है। कांग्रेस से मेरे साथ साजिद सुलेमानी जी जुड़ गए हैं। साजिद जी, अब तो शंखनाद हो गया है, जिस तरह से सुभाष जी बता रहे थे, कुछ ही समय शेष है। 50% टिकट इस बार युवाओं को देने की बात की जा रही थी कांग्रेस की ओर से। क्या आप भी अब तक इस बात पर कायम हैं या महज इसको एक चुनावी घोषणा समझा जाए? हम टिकट जो है हम युवाओं को देने जा रहे हैं, कब को हम वोट देने जा रहे हैं। 50% नहीं, 60% है और आने वाला समय जेन जी का है, जेन अल्फा का है, तो उनको देखते हुए टिकट हैं और युवा जो है की और निकायों की शकल बदलने जा रहा है। जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस बार 50% जो टिकट है युवाओं के लिए आरक्षित रखे जाएं,
और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये कह रहे थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके साथ ये भी कहा कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी तो बढ़ेगी किसी स्तर पर, तो अगर आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति का टिकट काटेंगे करके सरकार बनाएंगे और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो 30 महीने की जो सरकार है उसकी जो विफलता है, युवा संघर्ष में रहेंगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, उनके आशीर्वाद से युवाओं की स्थानीय निकाय के अंदर। तो मुख्यतः बात करूं मैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में है साजिद जी? उन्होंने 2024 के अंदर एक भर्ती निकाली, भर्ती फेल कर दी। उन बच्चों के साथ में इन्होंने अन्याय किया। सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी, उसके बाद में जो 2.5 चुनाव नहीं, जगह जगह पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे वो इन्होंने नहीं कराए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर जिसकी हवा निकल गई और वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम के ऊपर तो इनको जो इलेक्शन कराने थे समस्या उत्पन्न हुई। आज तमाम तरह के टैक्स स्तर के ऊपर जो जनप्रतिनिधि होते हुए अगर लगाए नहीं जा सकते थे, वह कर्मचारियों ने, इनके स्थानीय प्रशासन ने वो टैक्स स्थानीय स्तर के ऊपर आम जन उन टैक्सेस से जो इजाजत तामीर 1000 रुपए में आज इजाजत तामीर आज 1-1 लाख रुपए के अंदर मिलती है। आज आम आदमी सीवरेज की लाइनों से परेशान है। आम आज सफाई कर्मचारियों की कमी से परेशान है। नई नगर पालिकाएं बना दी, वहां की भर्ती नहीं है और तमाम तकनीकी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, किसी भी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भर्ती थी कमी आई और उसको देखते हुए आज चारों तरफ तराई मची हुई है। आज जो 300 निकाय के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर से भारतीय जनता पार्टी साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम युवा नाराज हैं, तमाम वर्ग नाराज है, यूजीसी के नाम के ऊपर श्रवण नाराज है। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं आज इसको साजिद जी, कांग्रेस पार्टी के पास स्थानीय जो चेहरे हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल निकाय चुनाव में ये हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के पास ही स्थानीय और प्रदेश स्तर के चेहरे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जिनके पास स्थानीय। चलिए ठीक है, सुभाष जी मेरे साथ जुड़े हुए। सुभाष जी, जिस प्रकार से आरक्षण की लॉटरी के बाद पार्टी से ज्यादा नेताओं के समीकरण बदले हैं, ऐसा देखा गया, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये हर चुनाव में होता है, जो रोटेशन के आधार पर जैसे सीटों का बंटवारा होता है या नई व्यवस्था जैसे लागू होती है, तो अक्सर करके सिस्टम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए नेता कोई स्थापित नेता होता नहीं है, ये सब आप भी जानते हैं और सारा सिस्टम जानता है, जनता जानती है कि कोई नेता इस तरह, एक आध कोई विरले नेता हुए हैं जो अपने दम पर चुनाव जीते हों। अदरवाइज लहर के आधार पर चुनाव होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर चुनाव होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट के आधार पर चुनाव होते हैं। देखने में यह आया है अक्सर। लेकिन अभी जो पंचायत चुनाव के या निकाय चुनाव की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए कि ये ओबीसी का जो लॉटरी है, बाकी एससी और एसटी में तो कोई फर्क नहीं है। वो तो आपको हमको सबको पता है कि सन 52 से उसी जनसंख्या की आधार पर ही रोटेशन में आई है। ये जो ओबीसी वाला मसला है, इसमें अब 21% तक की आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ रही है। उसमें कितना प्रतिशत कहाँ कैसा बैठता है, ये जैसे प्रशासन तय करता है वैसे होता है। लेकिन यदि पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो उनके ऊपर तो कोई असर इसका होगा नहीं। जो मध्यम दर्जे नेता हैं या जो काडर में नीचे दर्जे के जो नेता हैं, उनके ऊपर थोड़ा असर आएगा। लेकिन पंचायत का जो चुनाव है उसमें तो देखिए वो बैलेट पर होता है और टिकट उसमें अभी तक की कोई परंपरा रही नहीं है। जहां तक निकाय चुनाव की बात है, तो शहरी निकायों में देखने वाली बात ये रहती है कि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मसला ये रहता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कई बार काम कर जाते हैं। लेकिन अब यदि कंटेम्परेरी व्यवस्था की हम बात करें तो दोनों ही पार्टीज को जनता ने देखा है, क्योंकि अभी आप देखिए जरा 2.5 साल 3 साल हुए हैं जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम आप देखिए जरा ज्यादा कोई परिवर्तन आता नहीं है। परिवर्तन सिर्फ इतना आता है कि कईयों की जिंदगी बदल जाती है, कई लोगों का रहन सहन बदल जाता है, कईयों का हैसियत बदल जाती है। बाकी जनता को तो क्या असर होना है, जनता तो वैसी की वैसी रहती बेचारी। 3 साल पहले कौन सा इस जनता को दूध मिल रहा था और सोने की नदियां बह रही थी या कोई चांदी मिल रही थी लोगों को, और आज कौन सा ऐसा नहीं हो रहा है। जो कांग्रेस ने युवा कार्ड खेला है, ये कार्ड कितना वोट में बदलेगा?
मिल रही थी हाँ। पूरे। देखिए, अच्छा, साजिद जी को जोड़ना चाह रहे हैं इस बीच। जी साजिद जी। साजिद जी को बोलो कि वो वीडियो बंद कर लें, ये रास्ते में है, वीडियो बंद कर लेंगे तो आवाज आ जाएगी, आवाज नहीं आ रही है। साजिद जी, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ पा रही है। अभी कुछ बोलेंगे फिर सुनाई नहीं देगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ 2.5 साल पहले जिस तरह चिरंजीवी योजना के अंदर लोगों को दवाएं फ्री मिलती थी, वो किसी छुपा हुआ नहीं है ना। आरसीएचएस की दवाएं मिलती थी कर्मचारियों को, वो सब बंद कर दी गई हैं। और शहरी क्षेत्र के अंदर जितनी भी जो योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर जो इंदिरा गांधी जी के नाम से जो नरेगा चलता था उसको बंद कर दिया गया। और इंदिरा गांधी जी के नाम से गरीब लोगों को जो 8 रुपए के अंदर जो नगर निकाय के अंदर जो इंदिरा रसोई चलती थी उसको बंद कर दिया गया। ये सभी बातें हैं भाई साहब। इन्होंने कर्मचारियों की भर्तियां नहीं की, इन्होंने नगर निकाय दुनिया भर के बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद में भर्तियां इन्होंने की नहीं, ना ईओ पर लगाया, ना इन्होंने कर्मचारी लगाया, ना कुछ और लगाया इन्होंने। नहीं, क्षेत्रीय मुद्दे भी तो ढूंढे होंगे। क्षेत्र में क्या लेके जा रहे हैं आप? स्थानीय स्तर के ऊपर ये भाषा इनके पास में है कहा? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती थी, इन्होंने पहले एकता का नारा दिया था, मगर बाद में पता लगा कि इनका मुख्यमंत्री पद आ गया। और जो लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो जो भी लोग थे, आज राजेंद्र राठौड़ घर बैठा दिया, सतीश पुनिया क्या स्थिति, आज सामने वसुंधरा जी क्या स्थिति है। तो इन्होंने जिस तरह से पर्ची का मुख्यमंत्री बनाया, कुछ छुपा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरह से युवा कार्ड खेला गया है इस बार, साजिद जी आपको मानना पड़ेगा, आपके सामने भी एक ये स्थिति बनी सामने बनेगी। अगर आप युवाओं को तरजीह देंगे तो वरिष्ठ नेताओं की तो नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। इस चुनौती को किस तरह से साधेंगे? ओबीसी की सीटों को जो कम किया गया है वो, और एससी एसटी के साथ में जो अन्याय किया गया है, जो 50% से जो ज्यादा रिजर्वेशन होता था उस रिजर्वेशन को जो कम करने का प्रयास किया गया है। तो इन सभी बातों को देखते हुए ये व्यवस्था स्थापित की गई है। मतलब आने वाला समय और जन आंदोलन, इन सबको जो जितने भी निकाय उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ बीजेपी से रानू पाराशर जी जुड़ गई हैं स्टूडियो से। रानू जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। औपचारिक ऐलान हो गया है, रणबेरी चुनाव को लेकर बच चुकी है, कितना तैयार है, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी? बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और हमारे कुशल कार्यकर्ता बूथ स्तर तक निकाय चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं इस समर में। और हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उनको लेकर हम जाएंगे बूथ स्तर तक। और तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सरकार के कामकाज को लेकर ही इस बार चुनावी मैदान में है? जी बिल्कुल, सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर? सरकार ने जो काम किया है, देखिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। जो राजस्थान में आज डबल इंजन की सरकार चल रही है और जन कल्याण के जो कार्य हो रहे हैं, यकीनन अब हम कह सकते हैं कि आगामी चुनाव पूरे प्रदेश को यह बताएगा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार में किस तरह से हमारे प्रदेश का और देश का विकास सुनिश्चित करेंगे। तो इस बार युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी या अनुभव को तरजीह मिलेगी? देखिए, युवाओं को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं और अनुभव का अपना एक महत्व होता है। तो लोकल स्तर पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकप्रिय लोग हैं जनता के बीच में, उन लोगों को अवसर दिया जाएगा। जो संगठन के प्रति और समाज के प्रति अधिक समर्पित लोग हैं, यकीनन उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इस बीच जातीय समीकरण साधना भी एक बड़ी चुनौती है। जातीय समीकरण तो जो होना था वो हो गया है, और जाति समीकरण के हिसाब से जो बंटवारा होना था उसके हिसाब से भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण नहीं, विकास के ऊपर काम करती है। तो इसी को लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में। सुधाब जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। बीजेपी चूंकि सत्ता में काबिज है, तो निकाय चुनाव में उसका प्रदर्शन इस बार किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये प्लस होगा? ये एंटी इनकम्बेंसी का पहला संकेत भी माना जाए जो नतीजे आएंगे उसके हवाले से? निश्चित रूप से ये बात आपने इंपोर्टेंट उठाई है कि यदि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ताधारी दल है उसको यदि कंटेंट पहुंचता है तो ये एंटी इनकम्बेंसी मामला माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि शहरी निकायों के जो चुनाव हैं उसमें हम आप सब जानते हैं कि शहरी जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ रहा है। अब ये बात अलग है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियां किस तरह से रही हैं, उसको किस तरह से वो ले रहे हैं, ये देखने में आएगा।
लेकिन ये बात जरूर एक जरूरी बात है जो कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां बीजेपी के वोटर परंपरागत रूप से कम रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ऐतिहासिक कारण है और इसमें जागीरदारी उन्मूलन भी रहा है और SC/ST का जो आरक्षण है उसका श्रेय भी कांग्रेस ने लिया है। तो और दूसरी बात, अल्पसंख्यकों का जो मसला है वो भी एक मसला हमेशा रहा है, जो कि कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराती रही है। और ये डर अभी भी, जैसे आपने देखा कि संविधान को लेकर, संविधान की बात करके जो है वो जनता में कहा जाता है कि भाई यदि ये पार्टी आ गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआती मैनिफेस्टो है या RSS की कार्यप्रणाली है वो समाज को एक रूप बनाने की है, जैसे कि UCC लाने की जो बात है उसमें मुसलमानों को डराया जाता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जाती है उसमें SC/ST को डराया जाता है। तो ये भी कई इंपोर्टेंट मसले हैं। लेकिन यदि समाज एक रूप होगा और समाज आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से यदि एकरूपता की तरफ जाता है तो देश जल्दी तरक्की करता है। ये भी कई लोग जानते हैं। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती आप क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? क्या जो कांग्रेस की ओर से जो कार्ड खेला गया है, युवा कार्ड, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव में? आप देखिए, ये चुनावी नारे हो सकते हैं लेकिन इसका जो असर है वो धरातल पर कम दिखाई देता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में वैसे ही कम उम्र के लोग ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी में अब जाकर थोड़ा सा यह है कि सीनियरिटी आ गई है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी में यंग लीडरशिप रही है ज्यादातर। और कांग्रेस चूंकि पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी होने के नाते उम्र दराज लोग ज्यादा रहे हैं। अब ये जो जैन जी के आंदोलन, दिल्ली के जंतर मंतर को देखकर कांग्रेस यदि कुछ चेंज करती है तो हो सकता है इसका कोई फायदा मिले। लेकिन आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से यदि हम असम गण परिषद का उदाहरण लें या JP आंदोलन का उदाहरण लें या आम आदमी पार्टी का उदाहरण लें, ये तीन उदाहरण भारतीय राजनीति के बहुत कंटेम्परेरी उदाहरण हैं। तो JP आंदोलन में ज्यादातर लोग युवा थे उस समय, और लेकिन 2.5 साल के बाद क्या हुआ उन युवाओं का? असम गण परिषद का आज क्या अस्तित्व है? अस्तित्व विहीन है, अस्तित्व खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है आज? तो ये जो नारे हैं ये कंटेम्परेरी तौर पर कुछ आंदोलनों को देखकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाने के लिए करती हैं इसका उपयोग, लेकिन कालांतर में इन चीजों का कोई असर दिखाई नहीं देता है। क्योंकि भारतीय जनतंत्र की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वो यह है कि एक राजतंत्र से निकला हुआ है। इसके जो कानून हैं वो आज भी शोषण करने वाले हैं। तो जो युवा सत्ता में बैठते हैं वो भी शोषक बन जाते हैं और वो ज्यादा अपने आप को VIP समझते हैं। फिर वो मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि आपके अनुसार भारत का जो संविधान है वो शोषण करने वाला है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? कौन है आप? आपसे कौन पूछ रहे हैं मेरे से? मैं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा हूँ। आपने अभी कहा कि शोषण करने वाला है जो व्यवस्था है। अरे भाई, एंकर पूछ रहे हैं कि कोई प्रवक्ता पूछ रहे हैं? साजिद जी आपसे सवाल कर रहे हैं। सुभाष जी, हाँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। साजिद ही मैं पूछ रहा हूँ प्रवक्ता। आपने अभी कहा शोषण करने वाली व्यवस्था, उसी पर पूछ रहा हूँ मैं। आप तो संविधान के अंदर जो व्यवस्था है वो शोषण करने वाली है, समानता वाली है? हमारा जो अब आइए मैं बताता हूँ आपको। संविधान से देश चलता है यदि, तो ये इतने एक्ट पारित करने की क्या जरूरत आ गई आपको? फिर संविधान संशोधन क्यों किए जाते हैं? 100 से ज्यादा तो आपकी पार्टी ने कर डाले। क्यों करते हो आप फिर हर बार? संविधान की पुस्तक को, बाइबल या कुरान क्यों नहीं मानते हो? फिर आप उसकी लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ते हो? फिर उसमें चेंज क्यों करते हो? फिर आर्टिकल 14 से 21 का क्यों नहीं पालन किया जाता है? और 25 से 31A का क्या प्रावधान है? फिर यदि संविधान की बात करते हो तो धर्म पुस्तक माना है, ठीक है ना? नहीं, आप मुझे जवाब दो ना। एक हर बार आप संविधान संशोधन करके उसमें बदलाव क्यों करते हो? कुरान में बदलाव होता है क्या? और हमने अरे कुरान में बदलाव हुआ है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता जवाब दो। बात करी है। आज का मुद्दा जवाब दो ना। कुरान मानते हो, बाइबल मानते हो, तो उसमें बदलाव किया है क्या कभी? ठीक है। कुरान में बदलाव हुआ है क्या? इस पर डिबेट किसी और दिन हम कर जवाब दो फिर आप। ठीक है साजिद जी, मैं आपको खुद नहीं कर रहे हो। आप खुद बोल रहे हो कि वो बाइबल है, कुरान है। को तरजीह दी है। नहीं, चलिए ठीक बात है ना, उस पर फिर कभी और आएंगे। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। सुभाष जी, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। सुभाष जी, मेरी रिक्वेस्ट है। सुभाष जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम इस मुद्दे पर फिर किसी और दिन बात कर लेंगे। मेरे पास समय की वैसे ही थोड़ी कमी है। साजिद जी, मेरा सवाल आपसे यह है, सिर्फ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन पर सवाल खड़े करना या फिर सरकार के कामकाज को लेकर घेरना काफी साबित होगा क्या इस बार के चुनाव में? साजिद जी, स्थानीय निकाय चुनाव के जो है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जाता है। स्थानीय मुद्दों में ये साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि उनको
मैंने पूर्व में भी आपको कहा था, निकाय के अंदर जो व्यवस्थाएं होती है, सफाई कर्मचारी की उन्होंने भर्ती नहीं की। स्थानीय निकाय के अंदर जो ईओ की व्यवस्था होती है, जो अधिकारी लगाए जाते हैं, इनके जो तकनीकी अधिकारी लगाए जाते हैं, वो इनके पास में है नहीं, इन्होंने भर्तियां की नहीं। स्थानीय निकाय के अंदर जितने भी सीवरेज के काम होते हैं, नाली सड़क के काम होते हैं, वो इन्होंने किए नहीं। इन्होंने 1.5 साल के अंदर जो व्यवस्थाएं जो इन्होंने खत्म करी है, वो इनको नजर आएगा। ये अभी जो कह रहे थे कि हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार को तो खत्म कर दिया इन्होंने 1.5 साल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं साजिद जी, रानू जी आप सुन पा रही हैं? जी देखिए, ट्रिपल इंजन की जो बात मैं कर रही हूँ, अभी हालिया 2026 में ही जो इलेक्शन हुए हैं मई में हिमाचल में, तो बीजेपी की जो रीति नीति है उसके ऊपर ही जो केंद्र सरकार से जो आती हैं योजनाएं और जो राज्य सरकार भी उनको लागू करती है, वो किसी वो निकाय हो, निगम हो या ग्राम पंचायत हो, हर लेवल पर एक अंत्योदय की धारणा को लेते हुए हर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया जाता है। और हालिया हिमाचल का चुनाव इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां निगम की 3 सीटें जीती और कांग्रेस 1 पर सिमट कर रह गई। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उन्होंने मैं रोजगार, जो युवाओं के रोजगार की बात होती है तो लगभग 1,90,000 युवाओं को रोजगार पत्र दिए हैं। और हम जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर की, और जहां जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए विद्युत, जल, बिजली और पानी की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उसके लिए राजस्थान में नगर पालिकाओं के अंदर आपने उसके लिए राजस्थान में हालिया यमुना जल समझौता जैसा ऐतिहासिक काम हुआ है, राम जल सेतु लिंक जैसी परियोजनाओं का ऐतिहासिक काम हुआ है। और बिजली की हम बात करते हैं जो एक मूलभूत सुविधा है, राजस्थान आज बिजली में सक्षम राज्य बन चुका है और दूसरे प्रदेशों को भी हम बिजली बेचने। ठीक है, अच्छा 2028 के विधानसभा चुनाव के हवाले से बात करें रानू जी, तो क्या इस बार ये अग्नि परीक्षा मानी जाए? इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इन चुनावों को? देखिए, अभी हमारा पूरे तरीके से ध्यान निकाय चुनाव पर है और यकीनन जो योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और जिस तरीके से भी जनता के विकास को सुनिश्चित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पूरी तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सैनिक, हमारे योद्धा बूथ स्तर पर और नीचे स्तर पर पूरे तरीके से तैयार हैं और हम इस निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार विकास के मुख्यतः बीजेपी का इस बार का फॉर्मूला क्या है? चेहरा, संगठन या फिर सामाजिक संतुलन? देखिए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। संगठन अपना काम करता है, संगठन में युवाओं का जो है, जो जोश होता है वो काम आता है, कार्यकर्ताओं का जोश काम आता है और जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन अग्रणी होता है यकीनन। और जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, हम जनता के विकास को ही प्राथमिकता देते हुए ये चुनाव लड़ेंगे और जनता के विकास की बात करेंगे। ठीक है, सुभाष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। जातीय गणित का इस बार के लिए सभी दलों के लिए इम्तिहान होगा? ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाई है। राजस्थान की जो पृष्ठभूमि रही है उसमें जाति का असर गया नहीं अब तक। अभी तक हम जनतांत्रिक माइंडसेट नहीं बना पाए। हम जाति के आधार पर ही लोगों को अध्यक्ष बनाते हैं पार्टीज के, उन्हीं के आधार पर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है, इसको डील विद किया जाना चाहिए और जनता को इसमें आगे आना चाहिए। सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सरकारें अपना काम करें। सरकारों का काम बिजली पानी देने का है, राष्ट्र की सुरक्षा करने का है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने का है। 4-5 मुख्यतः काम है, सरकारों का हर काम थोड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ एक विडंबना है और इसमें जाति जो है वो अभी गई नहीं है। इन मामलों को, ये बहुत मूलभूत मामले हैं और देश की आजादी के बाद से ये और ज्यादा विकृत रूप लेता जा रहा है जातिगत मामला। तो इसको जनता को सोचना है, जनता को अपनी भलाई देखनी है। यदि मजबूत राष्ट्र बनाना है तो जनता को जातिगत आधारों पर नकारना चाहिए, लीडरशिप को नकारना चाहिए और वोटिंग पैटर्न को नकारना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं पाया है, इसको होना जरूरी है। इसका असर जो आप पूछना चाह रहे हैं, असर देखने में आएगा, निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे युवा को दे दो और चाहे बुजुर्ग को दे दो, जाति का जो मसला है वो अभी भी अपनी जगह एक तरह से लड़ा हुआ है, फंसा हुआ है और ये पेचीदा मसला है जो कि अभी हल नहीं हुआ है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।